Dear aspirants, welcome to today's video. This is the part 9 of the series of discussions on the J&K Reorganization Act 2019. In today's video, we'll conclude the discussion on the original text of the J&K Reorganization Act, and then we are left only with the amendment to this act. So today we will start our discussion with the remaining section. So before starting our discussion, here's a brief description of our YouTube channel. You can subscribe to our channel on the link given here, or if you want printed notes of our online videos, you can drop a text message on the number shown on your screen here. So let's start our today's discussion. The first section that we will discuss today is section 94 of the J&K Reorganization Act 2019. 94 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये डील करता है विद द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 15 ऑफ एक्ट 37 ऑफ 1956. तो ये सेक्शन समझने से पहले हमें देखना है कि इस एक्ट 37 ऑफ 1956 है क्या. सिंपली इट वाज द एक्ट नोन एज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956. ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है. बेसिकली हुआ क्या था, 1950 में जब इंडिया रिपब्लिक बनी तो काफ़ी सारी स्टेट्स ने डिमांड की कि स्टेट्स को जो है रिकार्व किया जाए, उनमें रीअरेंजमेंट किया जाए एंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्टेट्स को जो है बनाया जाए. जैसे गुजराती स्पीकिंग के लिए गुजरात, इसी तरह से मराठी स्पीकिंग के लिए महाराष्ट्र, इसी तरह से तेलुगु स्पीकिंग के लिए आंध्र प्रदेश. तो काफ़ी सारी एजिटेशंस हो गई. तो उन एजिटेशंस को रिड्रेस करने के लिए इस एक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया. तो इसी एक्ट के सेक्शन 15 में जो है चेंजेस लाई गई हैं थ्रू सेक्शन 94 ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. सेक्शन 15 में जहाँ कहीं भी वर्ड जम्मू एंड कश्मीर मेंशन्ड है उसको रिप्लेस किया गया है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से. क्योंकि J&K स्टेट की जो है अब 2 यूटीज बन गई, इसलिए स्टेट की जगह पे, स्टेट ऑफ J&K की जगह पे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख को मेंशन किया गया है. तो ये सेक्शन जो है बस इतना ही हमें बताता है. देन कम्स द सेक्शन 95 विच डील्स विद द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द लॉज. तो एक्चुअली जब J&K एक स्टेट था तो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं थे ड्यू टू आर्टिकल 370. सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के वही वाले लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल थे जिसमें कंकरेंस जो है, जिसमें एक तरह की ऑथराइजेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट दिया करती थी, रादर देन स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअली द असेंबली ऑफ द J&K स्टेट जिसको कंकरेंस दिया करती थी. वही वाले सेंटर के लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल थे. सब के सब लॉज जो हैं, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई लॉ पास करती है वो ऑटोमेटिकली पूरे इंडिया पे इंप्लीमेंट होता है. बट क्योंकि J&K में आर्टिकल 370 था तो इसकी वजह से यहाँ पे सारे लॉज एप्लीकेबल नहीं थे सेंटर के. अब इस सेक्शन में क्या किया गया है कि इस सेक्शन में एक टेबल मेंशन किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि जितने भी लॉज उसमें मेंशन है. शेड्यूल 5, अगर आपको याद होगा इनिशियली हमने जब ये डिस्कशन स्टार्ट किया J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, तो इसका जो 5th शेड्यूल है इट डील्स विद द सेंट्रल लॉज. तो शेड्यूल 5 के टेबल 1 में जितने भी सेंट्रल लॉज दिए गए हैं वो 31 अक्टूबर 2019 से J&K में एप्लीकेबल होंगे. ना कि सिर्फ J&K में भी बल्कि लद्दाख में भी. सो दोनों यूटीज में चाहे J&K हो या लद्दाख हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के वो वाले लॉज एप्लीकेबल होंगे जो टेबल 1 में शेड्यूल 5 के दिए गए हैं. शेड्यूल 5 किसका? शेड्यूल 5 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में. इसी तरह से जो सेक्शन 96 है ये भी इन्हीं लॉज के साथ डील करता है. तो यह सेक्शन हमें बताता क्या है? ये सेक्शन हमें बताता है कि 31 अक्टूबर 2019 से लेकर 1 साल तक अप टू 1 ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स होंगे कि जो लॉज इस टेबल 1 या शेड्यूल 5 में मेंशन है उनमें वो कुछ चेंजेस जो है, ऑल्ट्रेशंस जो है वो कर सकते हैं
in order to make them implement in the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई सेंट्रल लॉ अप्लाई करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में कुछ चेंजेस उसमें करने की ज़रूरत है, तो सेक्शन 96 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो इस चीज़ को कर सकते हैं, बट विद इन 1 ईयर, 1 साल तक ही। अब जो चेंजेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने की होंगी, जो लॉज यहाँ अप्लाई किए होंगे, अगर यहाँ पे असेंबली आ जाती है तो असेंबली या कॉम्पिटेंट जो भी लेजिस्लेचर होगा उसके पास ये पावर्स होंगे कि वो इन मॉडिफिकेशंस को, इन चेंजेस को रिपील भी कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मॉडिफिकेशंस जो है हमेशा के लिए परमानेंट है। नो, दीज मॉडिफिकेशंस कैन बी रिपील्ड और दे कैन बी अमेंडेड बाय whom? बाय द कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर। तो ब्रीफ समरी इस सेक्शन की ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर्स टू मेक चेंजेस इन सर्टेन प्रोविजंस ऑफ ऑल द लॉज मेंशन्ड इन टेबल 1 ऑफ शेड्यूल 5 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन ऑर्डर टू मेक देम इम्प्लीमेंट इन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इसी तरह से जो सेक्शन 97 है वो हमें बताता है पावर टू कंस्ट्रू लॉज। तो एक्चुअली यहाँ पे सेक्शन 97 जो है ये एड्रेस करता है हमारे कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स को। ये हमें बताता है कि कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स को चाहिए कि जितने भी लॉज सेक्शन 95 के थ्रू यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए गए हैं और उनमें जो मॉडिफिकेशन सेक्शन 96 के थ्रू की गई हैं, तो इन लॉज को वो इस तरह से इंटरप्रेट करें, इस तरह से इनको जो है अंडरस्टैंड करें कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फैसिलिटेट हो जाए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। कहने का मतलब यह है कि कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स को जो है इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना है। अगर कोर्ट के पास कभी कोई ऐसा लॉ आ जाता है किसी केस में जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को अप्लाई किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में, अब उस लॉ को इंटरप्रेट करना है, सो सेक्शन 97 ये कहता है कि कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स को चाहिए कि वो लॉज को इस तरह से इम्प्लीमेंट करें कि वो उसकी सब्सटेंस को देखें, मतलब कि मकसद क्या है इस लॉज का। इसकी ज़्यादा डिटेल्स और टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो इनफैक्ट उनको चाहिए कि वो फैसिलिटेट करें, वो हेल्प करें कि इन लॉज को जो है हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। इसी तरह से हमारे पास सेक्शन 98 है, वो डील करता है विद द पावर टू नेम अथॉरिटीज़ फॉर एक्सरसाइजिंग द स्टैट्यूटरी फंक्शन। सिंपली हमें ये लॉ जो है ये सेक्शन जो है ये पावर्स कन्फर करता है हमारे एलजी को। इस सेक्शन के हिसाब से लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज द पावर टू नेम द अथॉरिटीज, द पर्सन और द ऑफिसर्स हु शैल बी कॉम्पिटेंट टू एक्सरसाइज फंक्शंस अंडर एनी लॉ इन फोर्स, ओके, थ्रू द ऑफिशियल गैजेट। मतलब अगर कोई लॉ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लॉ जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है ये पावर्स हैं कि वो ऑफिशियल गैजेट में उन ऑफिसर्स को, उन अथॉरिटीज को जो है नेम आउट करें, उनका नाम क्लियरली मेंशन करें कि किस अथॉरिटी और किस ऑफिसर्स को पावर्स दिए गए हैं अंडर विच लॉ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है ऑन द लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसी तरह से लीगल प्रोसीडिंग्स। अब देखिए, पहले हमारे पास स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर की, काफ़ी बार जो है स्टेट गवर्नमेंट्स पर भी जो है केसेस फाइल होते हैं, दे आर अ पार्टी टू लिटिगेशन, लीगल प्रोसीडिंग्स में, कोर्ट्स में स्टेट के अगेंस्ट जो है काफ़ी सारी एप्लीकेशंस फाइल की जाती हैं। अब जब इस स्टेट के 2 पार्ट्स बन गए, एक यूटी ऑफ J&K बन गई और यूटी ऑफ लद्दाख, तो कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है किस केस को हैंडल करेगी, किस यूनियन टेरिटरी को कौन सा केस जो है वो पर्टेन करेगा। यहाँ पे सिंपली ये क्राइटेरिया रखा गया है कि जिस यूनियन टेरिटरी के हिस्से में कोई एसेट आया, कोई लायबिलिटी आई या कोई राइट जो है वो उनको मिला, चाहे वो J&K को मिला चाहे वो लद्दाख को मिला, तो उस एसेट में, उस लायबिलिटी और उस राइट के केस में अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है, तो वही यूनियन टेरिटरी वहां पे उन लीगल प्रोसीडिंग्स को फॉलो करेगी जिनके हिस्से में
उस एसेट के रिगार्डिंग कोई केस चल रहा था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, या उस लाइबिलिटी के रिगार्डिंग या उस राइट के रिगार्डिंग कोई केस चल रहा था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। यानी कि जिसके हिस्से में जो कोई एसेट लाइबिलिटी आई है उसके रिगार्डिंग अगर कोई केस पहले स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा था तो वही यूनियन टेरिटरी उसको कैरी फॉरवर्ड करेगी जिसके हिस्से में वो एसेट लायबिलिटी और राइट्स जो है वो आए हुए हैं। इसी तरह से जो सेक्शन हमारा 100 है इस एक्ट का, वो भी इन्हीं लीगल प्रोसीडिंग्स के साथ डील करता है। अब लेट से कोई प्रोसीडिंग जो है वो पेंडिंग है किसी कोर्ट में, ठीक है, यानी कि अभी उस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया हुआ है, बट यहाँ पे जो कोर्ट का मतलब है इसमें हाई कोर्ट इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो कॉमन है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए। इसमें हाई कोर्ट के अलावा बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात की जा रही है। तो उन कोर्ट्स में अगर कोई प्रोसीडिंग जो है वो जो जिसमें जे.एंड.के की स्टेट जो है पार्टी थी वो अभी पेंडिंग है, वो अभी डिसाइड नहीं हुई है, तो उस केस में क्या किया जाएगा? तो उस केस में देखा जाएगा कि वो जो केस चल रहा है वो किस टेरिटरी में चल रहा है। फॉर एग्जांपल, क्या वो करगिल में चल रहा है, क्या वो बारामुल्ला में चल रहा है, क्या वो श्रीनगर में चल रहा है, क्या उधमपुर में चल रहा है, ठीक है। तो जिस यूनियन टेरिटरी में जो एरिया फॉल करेगा वही यूनियन टेरिटरी जो है उस पेंडिंग प्रोसीडिंग को कैरी फॉरवर्ड करेगी। जैसे यहाँ पे बारामूला, श्रीनगर, उधमपुर जो है ये जे.एंड.के यूटी में आते हैं, तो इन टेरिटरीज में जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है उनको जो सक्सेसर यूनियन टेरिटरी है वही उसको कैरी फॉरवर्ड करेगी। सिंपल लॉ जो है ये लॉजिक के हिसाब से बनाया गया है। अब हो सकता है कभी डिस्प्यूट अराइज हो कि क्या ये पेंडिंग केस जो है ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को जाना चाहिए या ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को जाना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, ऐसे सारे जो डिस्प्यूट वाली चीज़ें हैं ये हाई कोर्ट को रेफर की जाएगी, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, और हाई कोर्ट का डिसीजन जो इसमें आएगा वही फाइनल माना जाएगा, वही बताएगा कि किस यूनियन टेरिटरी को जो है ये केस पर्टेन करता है। इसी तरह से सेक्शन 101 जो है इट डील्स विद द राइट ऑफ द प्लीडर्स, यानी कि अगर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई पर्सन जो है किसी केस को प्लीड कर रहा था, ठीक है, अब जिस केस को वो प्लीड कर रहा था तो लेट से जिस टेरिटरी में वो केस था, जिस एरिया में वो केस था, वो जे.एंड.के से लद्दाख में चला गया फॉर एग्जाम्पल, या वाइस वर्सा, लद्दाख से वो जे.एंड.के में चला गया, वो एरिया, वो टेरिटरी जहां ये केस चल रहा था। तो 1 साल तक, अप टू 1 ईयर, ऐसे लोगों को अलाउ किया जाएगा कि वो अपने केस की प्रोसीडिंग्स जो है वो कंटिन्यू करें, इररेस्पेक्टिव वेदर वो टेरिटरी जो है लद्दाख से जे.एंड.के में चली गई है या जे.एंड.के से लद्दाख में चली गई है। इसी तरह से जो हमारा सेक्शन 102 है ये हमें बताता है कि इस लॉ के जो प्रोविजंस हैं दे विल हैव द ओवरराइडिंग इफेक्ट, यानी कि अगर कोई 2 लॉज को हम कंपेयर करें, एक उसमें से जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है और दूसरा कोई और लॉ है, उन 2 लॉज में अगर हमें इनकंसिस्टेंसी मिले, फॉर एग्जांपल जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो किसी मैटर को लेके कुछ डायरेक्शंस दे रहा है, बट वहीं और कोई और लॉ जो है उसी मैटर को लेकर कुछ और डायरेक्शंस दे रहा है, डिफरेंट डायरेक्शंस है, तो इसमें किस एक्ट का माना जाएगा? तो इसमें जो ओवरराइडिंग पावर्स हैं वो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को ही है। तो ये एक्ट जो है इन अ सेंस ये सुपीरियर है ओवर दी अदर एक्ट्स। नाउ सेक्शन 103 जो है ये प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ स्पेशल पावर्स को कन्फर करता है। वो पावर जो है इट डील्स विद द पावर टू रिमूव द डिफिकल्टीज। कौन सी डिफिकल्टीज है? अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इस जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को इंप्लीमेंट करने में कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं, देन ही हैज द पावर टू मेक ऑर्डर्स टू रिमूव दोज डिफिकल्टीज, बट अप टू 5 years, सिर्फ 5 साल तक। 5 साल कहां से? 31 अक्टूबर 2019 से लेकर 5 साल तक प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स हैं कि वो ऑर्डर्स पास कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव डिफिकल्टीज फॉर इंप्लीमेंटिंग द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। बट वो जो भी कोई ऑर्डर पास करेंगे ही हैज टू प्लेस दिस ऑर्डर बिफोर द हाउस ऑफ द
पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो उनकी कंसिडरेशन के लिए इनको ये ऑर्डर्स जो है उन हाउसेज में प्रेजेंट करने हैं। बट यहाँ पे जो एम्पावर्ड पर्सन है ही इज प्रेसिडेंट एंड नॉट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये एमसीक्यू डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज द पावर्स टू रिमूव डिफिकल्टीज इन केस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो इसका ऑप्शन जो वहाँ पे आपको LG भी मिलेगा, वहाँ पे आपको प्राइम मिनिस्टर भी मिलेगा, CM भी मिलेगा और प्रेसिडेंट भी मिलेगा, बट द आंसर इज प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे हमारा जो है पूरा JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का डिस्कशन जो है ओरिजिनल टेक्स्ट का वो कंप्लीट होता है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे द अमेंडमेंट ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।